नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंदिरा गांधी के कुछ उन स्टेप्स के बारे में जो उन्होंने लिए गरीबों की भलाई के लिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक दूसरे धड़े को कमजोर कर दिया, तोड़ के रख दिया, उनकी शक्तियों को क्षीण कर दिया। इंदिरा गांधी एक बहुत ही पावरफुल नेता थी जिन्होंने डेमोक्रेसी आने के बाद कई बड़े ऐसे स्टेप्स लिए जिससे भारत को और भारत के राजा महाराजाओं को बहुत दूरगामी परिणाम झेलने पड़े। कई लोगों की नजरों में वो इंदिरा गांधी के लिए हुए स्टेप्स गलत थे और कई लोगों की एक धड़े की नजर में वो स्टेप्स लिए हुए सही थे। इंदिरा गांधी ने अपने किए हुए उन कामों को ये कह के जस्टिफाई किया कि आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल, फॉर द पुअर पीपल, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। 1970 में एक समय पर गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा अब एक आयरन लेडी बन चुकी थी और वो गरीबों के लिए लड़ने वाली एक योद्धा के रूप में जाने जाने लगी थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और उनके सपोर्ट से वीवी गिरी को प्रधानमंत्री बनना और कांग्रेस की विभाजन के बाद अब इंदिरा का लक्ष्य था प्रिवी पर्स को खत्म करके राजाओं की मान्यता खत्म करना। इसलिए उन्होंने प्रिवी पर्स के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खोल दिया। भारत सरकार और राजाओं के बीच भयंकर तनातनी हो गई। राजाओं की तरफ से इंदिरा गांधी को बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अंत में इंदिरा गांधी ने संसद में प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए बिल पेश कर दिया, जिसके अगले ही सत्र में लोकसभा में यह बिल बहुमत से पारित हो गया। अब लोकसभा में पारित होने के बाद बिल को ले जाया जाता है राज्यसभा में और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो इस तरह से करके कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो जब ये प्रीव्यू पर्स का बिल लोकसभा में पारित हो गया तो अब इसको जब राज्यसभा में ले जाया गया तो वहां पर एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और वहां पर एक वोट से ये बिल पारित नहीं हो पाया। इसके बाद राष्ट्रपति वीवी गिरी की सहायता के लिए आगे आए और उन्होंने अध्यादेश के जरिए प्रीव्यू पर्स को खत्म करके सभी राजाओं की मान्यता रद्द कर दी। अब सारे राजा एकजुट हुए। भारतवर्ष की जितने भी रियासतें थी उनके जो राजा थे वो सभी एकजुट हुए, उनमें मंत्रणा हुई और वो लोग एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के उस आदेश पर रोक लगा दी। यानी राष्ट्रपति ने जो बोला था ना कि प्रीवी पर्स खत्म हो चुका है, अध्यादेश लाए थे और राजाओं की मान्यता रद्द करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और ये भारतीय सभी राजे रजवाड़ों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इंदिरा गांधी को और भी बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वो पूरी तरह से इस प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती थी। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार ने अगला कौन सा कदम उठाया? अब सरकार ने अगला ऐसा कौन सा कदम उठाई जिससे प्रिवी पर्स भी खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट या राजे रजवाड़े भी सरकार के इस निर्णय के आगे कुछ नहीं बोल पाए। अब आखिरकार ये प्रिवी पर्स है क्या? प्रिवी पर्स राजाओं को क्यों दिया गया? प्रिवी पर्स में क्या अधिकार होते थे? प्रिवी पर्स में कितनी राशि राजाओं को दी जाती थी? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियां लाता रहता हूं। दोस्तों, इतिहास में भारत को राजे रजवाड़ों की भूमि कहा जाता है। हमारा महान इतिहास न जाने कितने राजशाही वंशों की गौरव गाथा का साक्षी रहा है। हालांकि जब ब्रिटिश आए तो इन राजवंशों की सियासी ताकत कमजोर होने लगी, लेकिन अंग्रेजों ने समझदारी दिखाते हुए उनके राजे रजवाड़ों के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, तो सरकार की नजरों में ये रियासतें भारत में लोकतंत्र को साबित करने में एक ऐसी बाधा बन चुकी थी जिसे हटाना जरूरी था। उस समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी और अंग्रेज उनसे उनका अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। इसलिए जब भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन देश की आजादी की घोषणा करी और ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद सारे रजवाड़े अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए मुक्त हैं। वो चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, वो चाहें तो हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते हैं और या चाहे तो स्वतंत्र मुल्क भी बनकर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना करना मुश्किल था क्योंकि अगर इन रियासतों में से कोई रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सीमा के अंदर भी एक पाकिस्तान है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता और इसके अलावा बहुत सारी नीतिगत समस्याएं उत्पन्न हो जाती। इसलिए इन राजवंशों का लोकतंत्र भारत में विलय करवाने के लिए संविधान सभा ने 1946 में समझौता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि वो रियासतों के प्रमुख या प्रतिनिधियों से बात करे और संविधान सभा में शामिल होने के लिए उन्हें राजी करे। लेकिन नैतिक रूप से संवैधानिक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रियासतों से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इन रियासतों पर गांधी जी का कुछ खास प्रभाव नहीं था क्योंकि उन्होंने 7 अक्टूबर 1939 को अपने एक लेख में लिखा था कि देश का हर राजा अपने आप में एक हिटलर है जो कायदे से परे रहकर अपनी प्रजा को शूट भी कर सकता है। वहीं पंडित नेहरू भी कई बार कह चुके थे कि राजा रजवाड़ा अपने राज्य की संपत्ति का खर्च अपने भोग विलास और वैभव में करते हैं। ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण विषय को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने सबसे पहले देश भर में सभाओं और भाषणों के माध्यम से जनतंत्र का प्रचार किया और लोगों को समझाया कि किस तरह से लोकतंत्र में सत्ता वास्तविक रूप में लोगों के हाथ में रहेगी। और इसी की वजह से देश भर के करोड़ों लोगों ने लोकतंत्र में जुड़ने की सहमति दिखाई।
लेकिन सत्ता का विलय तो रियासतों के प्रमुख को करना था, जिन्हें हर साल टैक्स और भी कई तरीकों से बहुत सारे धन की आवक होती थी। ऐसे में उन सबको शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रणनीति अपनाई और इन रियासतों को प्रीवी पर्स की सौगात दी, जिसके तहत भारत सरकार ने इन राजघरानों को राजपाट के बदले एक सालाना एक मुश्त राशि देने का वादा किया, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 291 में है। इस सौगात ने ही देश की सभी रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए मनाया। सरदार पटेल ने यह रणनीति काफी सोच समझकर बनाई थी, क्योंकि जब राज्य भारत संघ में शामिल हो जाते तो राजाओं का राजस्व यानी टैक्स से आने वाली आमदनी बंद हो जाती, जिसके लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और वहीं भारत सरकार उनसे अगर जबरन विलय करवाती तो भविष्य में उनकी तरफ से विद्रोह भी हो सकता था और भारत में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती थी। लेकिन निश्चित राशि के साथ कई अधिकार मिलने से राजा खुश थे और उनकी प्रजा भी। और इस तरह 1954 में जम्मू कश्मीर के विलय के साथ सभी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था। अब सवाल आता कि प्रीवी पर्स क्या है। उस दौर में राजाओं को प्रीवी पर्स के रूप में कितना धनराशि दिया जाता था जो राजा महाराजाओं को उनका खर्च चलाने के लिए दी जाती थी। इसकी तुलना एक मुश्त सैलरी से की जा सकती है, जिसके बदले में राजाओं को कोई काम भी नहीं करना पड़ता था और इस राशि पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था। इसके साथ ही रियासतों को उनके विशेष अधिकार और मान्यताएं बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत भारतीय राष्ट्रपति ने खुद राजाओं को शासक के रूप में नियुक्ति दी या मान्यता दी। भले ही उनके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास उनकी पदवियां रखने की इजाजत थी, जैसे कि राजा, महाराजा, राणा, नवाब, ठाकुर साहब, महारावत, महाराव। पहले की तरह अपने दरबार लगा सकते थे, अपने शाही वाहन रख सकते थे, गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी कर सकते थे। कुल मिलाकर राजाओं को करीब 34 विशेष अधिकार दिए गए। अब प्रीवी पर्स या भत्ते की बात करें तो संविधान और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह डिसाइड किया कि जिन राजाओं की वार्षिक आवक 15 लाख रुपए है, उनको सालाना 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी राजा रजवाड़ाओं की सालाना इनकम का 8% उन्हें एक मुश्त प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाएगा। इस नियम के तहत जिस राजा रजवाड़े की जितनी बड़ी हैसियत या जितनी बड़ी उनकी इनकम होती थी, उसको उसका 8% दिया जाता था। एक राजा का अधिकतम प्रीवी पर्स 26 लाख रुपए था। उस दौर में 500 से ज्यादा रियासतें थी। उनमें सबसे प्रमुख थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, वडोदरा और पटियाला, जिनमें से मैसूर को 26 लाख, हैदराबाद को 20 लाख, त्रावणकोर और जयपुर को 18 लाख और पटियाला को 17 लाख रुपए मिलते थे। इसके अलावा 102 रियासतें ऐसी थी जिनको सालाना 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की रकम दी जाती थी, जबकि 83 यानी 83 ऐसे राजा थे जिनको 25,000 रुपए या उससे भी कम मिलते थे। इनमें से सबसे कम 192 रुपए सौराष्ट्र के कटौदिया राजा को मिलते थे। कुल मिलाकर भारत सरकार को इन सभी रजवाड़ों को कुल 5 करोड़ 80 लाख रुपए देने थे, जिसके बदले में उन राज्यों से करीब 70 करोड़ की आय थी। साथ ही भारत के अंदर कोई देश ना बने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना हो, इस चीज को पुख्ता किया गया और ना ही यहाँ पर विद्रोह की कोई चिंता थी। कुल मिलाकर उस वक्त ये भारत सरकार और रजवाड़ों दोनों के लिए फायदे का सौदा था। लेकिन आने वाले 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को ही बंद कर दिया और देखते ही देखते भारत के राजा महाराजाओं का जीवन भारत के किसी आम नागरिक जैसा हो गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत होती है 1960 के आसपास से। इस समय देश के अधिकतर प्रसिद्ध राजाओं ने राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया था। उन्हें सरकार में मंत्रियों से भी अधिक ज्यादा जनता का सपोर्ट मिलता था। इन सबसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा यह है कि साल 1962 में जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने जनता के कहने पर राजनीति में कदम रखा। तब उन्होंने साफ शब्दों में जनता से कहा कि चुनाव उम्मीदवारों की सूची से नाम वापस लेने में अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते, आप अभी भी मना कर सकते हो, मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों की कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बस ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं को संसद तक पहुंचा दूंगी। लेकिन फिर भी जनता ने उनका समर्थन किया और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से इलेक्शन लड़ा और 1,92,909 वोटों से वो इलेक्शन जीता। और उस दौर में न केवल भारत बल्कि विश्व में हुए कहीं भी किसी भी चुनावी मुकाबलों में ये सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1957 से 1960 के बीच में कुल 43 राजाओं ने विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जो आगे बढ़कर 51 तक पहुंचा और 1975 तक जाते जाते ये आंकड़ा 75 को पार कर गया था। और इनमें से अधिकतर राजा महाराजा कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि स्वतंत्र पार्टी या अपना इंडिपेंडेंट कोई इलेक्शन सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिससे सत्ता में मौजूद सीटों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा था। दरअसल स्वतंत्र पार्टी पंडित नेहरू की कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर एक नई पार्टी बनी थी। इसका गठन 1957 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया था। सत्ताओं में राजाओं की संख्या बढ़ती चली गई और इसी बीच आया साल 1966 जब इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और उनको अपने पहले कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर थी। अमेरिकन डॉलर के सामने इंडियन रुपीज 63% तक गिर चुका था। देश का फॉरेन रिजर्व भी खाली हो रहा था।
उस साल बारिश भी नहीं आई तो देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ रहा था और लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। और उन बेरोजगार लोगों के लिए इंदिरा गांधी काम करना चाहती थी। उन इंदिरा गांधी का मानना था कि जिस सत्ता या जिस देश के लोग भूख और बेरोजगारी से मर रहे हो, उस राज्य के राजा को प्रीवी पर्स की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी का कहना था कि वो सरकार का पैसा लेके ऐशो आराम भी कर रहे हैं और यहाँ पर सत्ता में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। यानी उनकी सोच एक तरफ से तो देश की जनता के हित में थी, लेकिन दूसरी तरफ खुद की सरकार के हित में भी थी। इसलिए देश के करोड़ों लोगों ने सरकार का यानी इंदिरा गांधी का साथ देते हुए प्रीवी पर्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। इंडिया आफ्टर नेहरू में रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया था। जिस देश में इतनी बड़ी तादाद में गरीब लोग थे, बेरोजगारी थी और भुखमरी थी, उस देश में राजाओं को प्रीवी पर्स देने का मतलब नहीं था इंदिरा गांधी के हिसाब से। और उनका कहना था कि यह वक्त की मांग है कि प्रीवी पर्स को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। 1967 में प्रीवी पर्स को बंद करने की शुरुआत हो गई थी और फिर 1970 में हुआ वो किस्सा जिसकी शुरुआत हमने वीडियो की स्टार्टिंग में करी है। संक्षिप्त में बात करें तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति वीवी गिरी के सहयोग से प्रीवी पर्स को खत्म करने का कदम उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के उस फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन इंदिरा गांधी रुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने उस साल सरकार भंग करके इलेक्शन की घोषणा कर दी। अब समाजवाद का मुद्दा था, प्रीवी पर्स खत्म हो रहा था, तो गरीबों को लगता था कि हम तो गरीबी में मर रहे हैं, राजा लोग मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं उस पैसे से। तो उन लोगों की भावना इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गई और 1971 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत के वापस लौटी और उनकी पार्टी को 352 सीट पर जीत मिली। दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी रही जिनके पास 25 सीटें थी। अब चुनाव जीतने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन किया और अनुच्छेद 291 और 362 को संविधान से हटा दिया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 363 में एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राजाओं की मान्यताओं, प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार हमेशा के लिए खत्म किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। और इस बार राज्यसभा में, जब पिछली बार तो राज्यसभा में एक सीट से इनका बिल पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार उनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को इस बिल को 7 के मुकाबले 167 वोट मिले और देश में प्रीवी पर्स हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकालों में सबसे मुख्य फैसलों में से एक फैसला माना गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर ठीक है, इसका मंथन किया जाए तो इसके दो धड़े बट जाते हैं। यहाँ पर एक तरफ तो इंदिरा गांधी का कहना था कि देश में गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई बढ़ती जा रही है और राजा लोगों को इतना पैसा दे रही है सरकार, गरीब लोग तो मर रहे हैं, इस समय देश में ये इस वक्त की मांग है। तो ऐसी बातें करी तो ठीक है, जो जनता थी ना, जनता को जेलसी फील हुई या उनको लगा यार हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है और राजा लोगों को इतना सब कुछ दिया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया और इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकार भंग करके दोबारा इलेक्शन की घोषणा कर दी। क्योंकि पिछली बार जब इंदिरा गांधी ने इस बिल को लोकसभा में तो पारित करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। तो इस बार चूंकि उनका बहुमत था इंदिरा गांधी का, जब दोबारा सरकार बन गई है, तो इजीली उन्होंने प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और राजा रजवाड़ों को एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। अब इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? आपका क्या कहना है कि उस समय प्रीवी पर्स को खत्म करना सही था या गलत था? या जिन राजाओं ने अपनी जमीनें, अपने सब कुछ, अपने राज्य त्याग दिए देश के गरीबों के लिए, देश की एकता के लिए, राजे रजवाड़े त्याग कर बिल्कुल वो सिर्फ प्रीवी पर्स अपना मांग रहे थे। यानी प्रीवी पर्स होता था, उनकी राज्य को जितनी भी आय होती थी, उनकी रियासत को जितनी भी इनकम होती थी, उसका 8% वो लोग लेते थे। वो आखिरी उनका, और उसके अलावा 34 जो विशेष अधिकार थे वो इंदिरा गांधी ने सब खत्म कर दिए 26वां संशोधन करते हुए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि क्या ये इंदिरा गांधी का फैसला सही था या गलत था? सही था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था? प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।